गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हमारी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास है जिसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था, नेचर पढ़ लिया था, सिग्निफिकेंस हमने कर लिए थे। आज हमें करना है टेलर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल स्टार्ट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है साइंस के बेसिस पर। या साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है साइंस के बेसिस पर। ठीक है, तो पहले फैक्ट्रीज में काम ना गैस वर्क से होता था। ठीक है, गैस वर्क माने तो यानी कि अंदाजे से। ठीक है, अंदाजे से काम किया जाता था। मैनेजर को लगता था कि मैनेजर बोलता था मुझे लगता है कि ऐसे कर लो, वर्कर बोलता था मुझे लगता है कि वैसे कर लो। ठीक है, मतलब हर किसी का अपना एक अलग हिसाब होता था, सब अपने अंदाजे से काम करते थे। ठीक है, अपने अपने मतलब गैस वर्क से काम किया जाता था। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था ना, इस वजह से क्या होता था, टाइम वेस्ट होता था। ठीक है, मनी वेस्ट होती थी और प्रोडक्शन वेस्ट होता था। ठीक है, तब आए एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि गैस वर्क से काम मत करो। ठीक है, इन्होंने बोला कि अंदाजे से काम मत करो, हर काम को साइंटिफिकली स्टडी करके करो। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एनालाइजिंग द वर्क साइंटिफिकली एंड फाइंड्स वन बेस्ट वे टू डू एनी वर्क। किसी भी काम को करने का एक बेस्ट रास्ता फाइंड आउट करो। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करो। और इनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जो पब्लिश हुई थी 1911 में। ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए इनको ना फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, और इनकी फेमस बुक कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये थे एफ.डब्ल्यू. टेलर का इंट्रोडक्शन था ये। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल्स कौन से थे? फर्स्ट वन इज साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो पहले लोग क्या करते थे, एक्सपीरियंस और अंदाजे से काम करते थे। ठीक है, गैस वर्क के अकॉर्डिंग काम होता था। ठीक है, इसको टेलर ने बोला रूल ऑफ थंब। ठीक है, गैस वर्क को क्या बोला उन्होंने, रूल ऑफ थंब, यानी कि एक्सपीरियंस से काम करना, अंदाजे से काम करना, दैट इज रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो टेलर ने क्या बोला, नो गैस वर्क, कि गैस वर्क से काम मत करो। ठीक है, हर काम के लिए क्या करो, साइंटिफिक स्टडी करो। ठीक है, बेस्ट मेथड चूज करो, स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करो। ठीक है, इन्होंने बोला बेस्ट मेथड चूज करने के लिए और स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने क्या बोला, वन बेस्ट वे। ठीक है, कि हर काम के लिए एक बेस्ट मेथड चूज करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। ठीक है, साइंटिफिकली उसको स्टडी करो, देन वन बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करो कि किस मेथड से आपको काम करना है। ठीक है, तो ये था साइंस एंड नोट द रूल ऑफ थंब का प्रिंसिपल, जो कि किसने दिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इन्होंने बोला कि वन बेस्ट वे चूज करो। ठीक है, अगला प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में टेलर ने क्या बोला है, हार्मनी का मतलब सबसे पहले तो क्या होता है, हार्मनी मतलब पीस।
ठीक है, पीस बोले तो शांति, ठीक है, और गुड रिलेशनशिप, ठीक है, पीस और गुड रिलेशनशिप। तो डिस्कॉर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, कन्फ्लिक्ट, झगड़े, ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, कन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़े। हार्मनी मतलब पीस एंड डिस्कॉर्ड मतलब कन्फ्लिक्ट। तो टेलर ने बोला हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेलर ने बोला कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, दोनों का गोल क्या होना चाहिए, दोनों का गोल सेम होना चाहिए, ठीक है, ताकि कंपनी की सक्सेस हो, ठीक है, ताकि कंपनी को सक्सेस मिले, ठीक है। मैनेजर को वर्कर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, मैनेजर्स को वर्कर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वर्कर्स को मैनेजर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ठीक है, अगर इन दोनों में कोऑपरेशन होगा, झगड़े नहीं होंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रो होगी, ठीक है, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। तो ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आई होप कि आपको ये दोनों प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। साइंस एंड नोट द रूल ऑफ थंब में क्या था कि वन बेस्ट वे चूज करना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या था कि गुड रिलेशनशिप होने चाहिए मैनेजर और वर्कर्स के, ठीक है, शांति बनी रहनी चाहिए, उनमें कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल इज ऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबको मिलकर काम करना है, सबको कोऑपरेशन दिखानी है, ठीक है, कोऑपरेट करना है आपस में। तो मैनेजर और वर्कर्स जो हैं वो आपस में कंपिटिटर्स नहीं है, ठीक है, मैनेजर और वर्कर्स कंपिटिटर्स नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, मैनेजर और वर्कर्स क्या है, दोनों पार्टनर्स हैं। तो मैनेजमेंट वर्कर्स की सजेशन सुनेगा भी, ठीक है, और वर्कर्स भी कंपनी के रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है, मैनेजर वर्कर्स के सजेशंस भी सुनेगा और जो वर्कर्स हैं वो कंपनी के रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोऑपरेशन से काम करना है, ठीक है, मैनेजर और वर्कर्स को कोऑपरेट करके काम करना है, इंडिविजुअलिज्म काम नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये थर्ड प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, इनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजर और वर्कर के बीच में। लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his or her greatest efficiency and prosperity। टेलर ने बोला कि हर एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, फिर उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दो, ठीक है। पहले हर एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, यानी कि जब हम एम्प्लॉयज मतलब कि इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब इंटरव्यू अपना देने आए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जब इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, तो उसको अच्छे से एनालाइज करना है कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को, ठीक है, कि कैपेबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उनको क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज को क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एम्प्लॉयज की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, उसको वही काम दो जो वो अच्छे से कर सकता है, ठीक है, जिसमें वो एफिशिएंट है, ठीक है, जो काम एम्प्लॉय को अच्छे से आता है उसको वही काम दो, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या होगा, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, और कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है, और एम्प्लॉयज भी क्या होंगे, एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज को भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा है, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो,
ठीक है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दो, ठीक है, और जो काम उसको अच्छे से आता है उसको वही काम करने को दो। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कंपनी भी ग्रो करेगी और एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे। तो ये थे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब, सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड इज cooperation not individualism, last principle is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. ठीक है, next we will do techniques of scientific management. ठीक है, अब टेलर ने 8 साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स दी थी, ठीक है, जिनको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, अब यहाँ पर फोरमैन का मतलब क्या है? फोरमैन मतलब सुपरवाइजर। ठीक है, फोरमैन मतलब सुपरवाइजर। तो टेलर ने बोला कि एक सुपरवाइजर सब काम नहीं संभाल सकता। ठीक है, एक अकेला सुपरवाइजर सब काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अब वो स्पेशलाइजेशन कैसे होगी? इसको भी 8 पार्ट्स में कैटेगराइज किया टेलर ने। ठीक है, जिसमें स्पेशलाइज प्रोफेशनल फॉर ईच, प्लानिंग के अंदर भी 4 स्पेशलाइज प्रोफेशनल असाइन किए गए हैं और एग्जीक्यूशन के अंदर भी 4 प्रोफेशनल्स स्पेशलाइज किए हैं। ठीक है, स्पेशलाइज करना कि उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, हु कीप अ वॉच ऑन ऑल वर्कर्स टू एक्सट्रैक्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसमें पहले जो 4 हैं ये प्लानिंग के बेसिस पर हैं। ठीक है, अगले 4 जो हैं ये हैं प्रोडक्शन के बेसिस पर, एग्जीक्यूशन के बेसिस। ठीक है, इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्लानिंग के बेसिस पे क्या बोला इन्होंने? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मतलब यहाँ पे मैनेजर जो है वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है, क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है, रूट क्लर्क, रूट क्लर्क का क्या मतलब है? रूट क्लर्क बताएगा कौन सा रूट फॉलो करना है। ठीक है, कि कौन सा रूट आपको फॉलो करना है वर्कर्स को। नेक्स्ट टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में क्या है कि टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करेगा कि कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लगी है काम में। ठीक है, फोर्थ इज डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, डिसिप्लिनेरियन में क्या है? डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन के बेसिस पर बात करें तो ये 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज स्पीड बॉस। ठीक है, स्पीड बॉस में क्या है कि प्रोडक्शन स्पीड मेंटेन करेगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी स्पीड मेंटेन करनी है। गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या कहता है कि मशीन और वर्कर्स अरेंज करेगा। गैंग बॉस मशीन और वर्कर्स को अरेंज करेगा। रिपेयर्स बॉस, रिपेयर्स बॉस क्या करेगा? ये मशीन रिपेयर्स देखेगा। ठीक है, और इंस्पेक्टर का यहाँ क्या काम होगा? ये क्वालिटी चेक करेगा। ठीक है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स असाइन किए जाएंगे, 4 प्लानिंग के अंडर और 4 एग्जीक्यूशन हेड के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये फंक्शनल फोरमैनशिप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, ये भी हमने फर्स्ट टेक्निक पढ़ी है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करना। ठीक है, हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करना, जैसे कि सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। ठीक है,
सेम साइज होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए, उसको बनाने की सेम प्रोसेस होनी चाहिए। ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सब कुछ सेम होगा, क्वालिटी भी सेम रहेगी, साइज भी, कलर भी, प्रोसेस भी। ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा वेराइटीज को हटा देना, एक्स्ट्रा वेराइटीज को हटा देना, रिमूव एक्स्ट्रा वेराइटीज। ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर कंपनी 100 डिजाइन बना रही है, ठीक है, 100 डिजाइन बना रही है, लेकिन उसमें से बिक सिर्फ 20 डिजाइन ही रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 20 डिजाइन ही सेल हो पा रहे हैं। अब बाकी के जो 80 हैं, कंपनी ने सोचा कि वो बाकी के 80 बनाकर क्या ही फायदा, जब 20 डिजाइन ही हमारे बिक रहे हैं तो वो 80 डिजाइन पे हमें अपने रिसोर्सिस या टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो उन 80 डिजाइन्स को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं 20 डिजाइन्स के ऊपर ही काम किया जाएगा और बाकी के 80 डिजाइन्स को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कॉस्ट कम होती है और जो प्रोडक्शन है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड स्टडी। ठीक है, मेथड स्टडी क्या कहती है कि एक बेस्ट मेथड फिक्स कर लेना। ठीक है, वन बेस्ट मेथड फिक्स कर लेना। ठीक है, मतलब हमने कई सारे मेथड्स की हमने प्लानिंग की कि ये मेथड भी हो सकता है, वो मेथड भी हो सकता है, हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन सब मेथड्स को हमने कंपेयर किया। ठीक है, कंपेयर करने के बाद जो बेस्ट है उसी को ही चूज किया। ठीक है, जैसे कि अब कोई हमें सेम प्रोडक्ट बनाना है ना, उसके 4 मेथड्स हैं। ठीक है, अब उन चारों मेथड्स को कंपेयर किया और उसमें से वन बेस्ट मेथड को चूज कर लिया, दैट इज मेथड स्टडी। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी किसके बारे में बात करता है, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, मोशन स्टडी किसके बारे में बात करेगा, बॉडी मूवमेंट, कि अननेसेसरी मूवमेंट को हटा दो। ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट को हटा दो, कि वर्कर हर बार टूल लेने 5 स्टेप्स चलकर जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए टूल्स को क्या है, उसकी मशीन के पास ही रख दो ताकि वो पास से ही फटाफट से टूल उठा ले, उसको ये 5 फालतू के स्टेप्स ना चलने पड़े। ठीक है, उसको चलकर ना जाना पड़े, क्योंकि अगर वो बार बार टूल उठाने अपना जाएगा दूर, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे टाइम की वेस्टेज होगी, है ना, काम भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, टाइम बचेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था मोशन स्टडी की अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स को हटा देना। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। ठीक है, टाइम स्टडी क्या बोलता है, टाइम स्टडी में ये देखा जाता है कि एक काम कंप्लीट करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा। ठीक है, कि एक काम को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा। जैसे एक वर्कर है, ठीक है, वो अपना काम अगर आधे घंटे में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, आधे घंटे में कंप्लीट कर रहा है, हर बार एक काम को वो आधे घंटे में कर रहा है, तो वो आधा घंटा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, क्या है वो, स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये डिसाइड किया जाता है कि एक काम कंप्लीट करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया ये आधा घंटा ही स्टैंडर्ड टाइम है काम को कंप्लीट करने का। ठीक है, नेक्स्ट इज फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी, फैटीग का मतलब यहाँ पर क्या है, टायर्डनेस, थकान। ठीक है, थकान। टेलर ने बोला कि वर्कर अगर कॉन्टिन्यूसली काम करेगा तो उसको क्या होगी, उसको थकान होगी, वो थक जाएगा। ठीक है, थक जाएगा तो फिर उसका माइंड फ्रेश नहीं होगा, और माइंड फ्रेश नहीं होगा तो काम भी अच्छा नहीं कर पाएगा।
तो क्या बोला टेलर ने कि बीच बीच में रेस्ट ब्रेक देने चाहिए। ठीक है, क्या बोला कि रेस्ट ब्रेक देने चाहिए। जैसे 2 घंटे लगातार काम किया तो उसके बाद उसको 10 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, उस वर्कर फ्रेश रहेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था फैटीग स्टडी कि वर्कर्स कॉन्टिन्यूसली काम ना करके बीच में ब्रेक लेकर काम करे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या है कि प्रोडक्शन के बेसिस पर सैलरी मिलती है। ठीक है, सैलरी किसके बेसिस पर मिलती है, प्रोडक्शन के बेसिस पर। ठीक है, वेज मतलब सैलरी। ठीक है, तो जो वर्कर ज्यादा काम करेगा, ठीक है, अब मान लो 2 वर्कर्स हैं ए और बी। ए ज्यादा काम कर रहा है, बी कम काम कर रहा है, तो ज्यादा काम करने वाले को वेजेस भी क्या मिलने चाहिए, ज्यादा मिलने चाहिए, और कम वाले को कम मिलने चाहिए। ठीक है, तो जो जैसे काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको सैलरी देना। ठीक है, ज्यादा अच्छा काम करने वाले को ज्यादा, काम करने वाले को ज्यादा वेजेस मिलना, और कम काम करने वाले को कम वेजेस मिलना। लास्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखना है, माइंडसेट चेंज। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन मतलब कि माइंडसेट चेंज। टेलर ने बोला कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे को एनिमी नहीं समझना चाहिए, एक दूसरे को उनको दुश्मन नहीं समझना चाहिए। दोनों को सोच बदलनी होगी। कंपटीशन की जगह इनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। मैनेजर और वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, और वर्कर्स भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये थी 8 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, FW टेलर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, उसके बाद हमने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किए, उसके बाद हमने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ी। ठीक है, तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नोट्स आपको अभी तक जितना भी अभी तक काम हो चुका है, ठीक है, जितना भी पढ़ा चुकी हूँ उसके मैंने नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप अपनी रिवीजन स्टार्ट रखिए। ठीक है, और तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा रह गया है जो कि है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू।